हेलो। ओके, तो आई थिंक वी आर लाइव नाउ अगेन। और हम यहाँ पर लाइव आ चुके हैं। प्रीवियस जो हमारा लाइव सेशन था उसके अंदर बच्चे बोल रहे थे कि सर वॉइस नहीं आ रही है, तो हम फिर से लाइव आ गए हैं। क्योंकि देखिए, तैयारी तो हम पूरी करेंगे बच्चों। तैयारी में कोई भी कसर हमें नहीं छोड़नी है। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको आज करवाने वाला हूँ इस लाइव सेशन के अंदर, इनको आप काइंड ऑफ कह सकते हैं मैं छुपा के रख रखा था। ठीक है, कि एकदम ताज़ा ताज़ा आपको करवाऊंगा। और आप जब एग्जाम देने बैठेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। समझ रहे हैं आप? इसीलिए मैंने इनको रख रखा था, क्योंकि जैसे ताज़ी सब्जियां होती है ना, उनको हम खाते हैं तो हमें हेल्थ प्राप्त होता है, उससे मतलब हम स्वस्थ रहते हैं और मज़ा भी आता है खाने में। उसी तरह से ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, और आप कह सकते हैं हिडन क्वेश्चंस है। ठीक है, जो मैंने छुपा रखे थे आपसे कि हाँ लास्ट टाइम पे इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। अराउंड आधे घंटे का ये हमारा लाइव सेशन होगा, और आधे घंटे के अंदर अंदर इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे बच्चों, जो भी यहाँ से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं। और मैप और कार्टून भी एक्स्ट्रा मैं आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, जितने मैप और कार्टून मैं आपको करवा पाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कि कार्यपालिका किसे कहते हैं, तथा इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है या कौन कौन से शामिल होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बड़े ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर समझिए कार्यपालिका के बारे में। ये सरकार का वह अंग होती है जो विधायिका संसद द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करती है तथा प्रशासन का कार्य करती हैं। तथा ये क्या करती हैं? प्रशासन का कार्य करती हैं। कार्यपालिका में शामिल सदस्य राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और मंत्रिपरिषद, पूरा इसके अंदर ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, अपूर्व प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा के सदस्य आदि इसके अंदर होते हैं बच्चों। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र के ही कार्यपालिका के उदाहरण है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र के ही यहाँ के एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव एंड हु इज इन्वॉल्व इन इट। तो एग्जीक्यूटिव के बारे में बता रखा है कि ये क्या होता है, ये ऑर्गन होता है ऑफ द गवर्नमेंट दैट इम्प्लीमेंट्स द पॉलिसीज एंड लॉज अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा ये जो अप्रूव किया जाता है। एंड परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। ठीक है, इसके अगर हम मेंबर्स की बात करें, मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है, और मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज होते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो एग्जाम्पल है ऑफ अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, यानी कि इनकी भागीदारी कहीं ना कहीं कम होती है बच्चों। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक तथा स्थायी कार्यपालिका में अंतर बताना है। ठीक है, राजनीतिक तथा स्थायी कार्यपालिका जो होता है बच्चों, इसके अंदर अंतर हमें स्पष्ट करना है। तो इसको भी समझ लेते हैं बच्चों। देखिए, राजनीतिक कार्यपालिका क्या होता है कि सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को कहते हैं, और ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये स्थायी नहीं बल्कि निर्वाचित होते हैं। ये जो होते हैं यहाँ पर ये क्या होते हैं, स्थायी नहीं होते, ये निर्वाचित होते हैं बच्चों। ठीक है, ये आपका राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में कुछ बातें रही। अब स्थायी कार्यपालिका क्या होता है, इसको समझिए। जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे सिविल जो सेवक होते हैं, आईएएस आईपीएस वगैरह, समझ रहे हैं आप, ये स्थायी कार्यपालिका के अंदर आते हैं। दोबारा से एक बार समझ लीजिए, राजनीतिक कार्यपालिका क्या होता है और स्थायी कार्यपालिका क्या होता है। राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर बताया गया है कि सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को ये हम राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर रखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, और ये स्थायी नहीं बल्कि निर्वाचित होते हैं। इनको इलेक्ट करके लाया जाता है, फिर ये आगे जब इलेक्शन होगा तब आएंगे नहीं आएंगे, इनकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, तो ये इनमें रहता है। ये राजनीतिक कार्यपालिका में आ जाएगा। और स्थायी कार्यपालिका में वो लोग आ जाते हैं जो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस, जो सिविल सेवक होते हैं, सिविल सर्विसेज में जो होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर आपको लिखना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम बात करें यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में कैसे रहेगा आपका, तो ये आप देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आपको पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, ये हेड होते हैं ऑफ द गवर्नमेंट, एंड हिज मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। दे आर नॉट परमानेंट बट जैसे कि इलेक्टेड। ये परमानेंट तो नहीं होते हैं, लेकिन जनता के द्वारा ये चुने गए होते हैं। किसके द्वारा चुने गए होते हैं बच्चों? जनता के द्वारा। क्लियर है?
एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की अगर हम बात करें तो पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन सच एज सिविल सर्वेंट्स, आईएएस, आईपीएस। तो ये हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बच्चों ध्यान रखिएगा, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके एग्जाम के परिदृश्य से अगर देखा जाए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझते हुए चलना है आपको। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ आ गए हैं 14वें क्वेश्चन में, मतलब 14वां क्वेश्चन क्या कहेंगे, वैसे तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर को छोड़िए, आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि राष्ट्रवाद ने राज्यों को जोड़ा भी है तो तोड़ा भी है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। अब देखिए कितना ज्यादा यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि जो राष्ट्रवाद होता है, ठीक है, पैट्रियोटिज्म जिसे कहेंगे अंग्रेजी में मैं आपको दिखा देता हूँ, या नेशनलिज्म जिसे हम कहेंगे, ठीक है, तो देशभक्ति होगा वैसे तो पैट्रियोटिज्म। चलिए तो राष्ट्रवाद की बात हो रही है यहाँ पर, तो समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद जो है बच्चों उसने क्या किया है कि राज्यों को जोड़ा भी है और तोड़ा भी है। तो अपने उत्तर के पक्ष में आपको तर्क देना है, पूरा फैक्ट के साथ आपको अपना आंसर प्रेजेंट यहाँ पर करना है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, राष्ट्रवाद ने राज्यों को जोड़ा भी है और तोड़ा भी है, क्योंकि राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी के यूरोप में कई छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से बृहत राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग दिखाया है। आज के जर्मनी इटली का गठन एकीकरण और सुदृढ़ीकरण की इसी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। ठीक है, तो आज का जो जर्मनी और इटली देखते हैं आप, तो वो कहीं ना कहीं इसी प्रोसेस से उसका एकीकरण हुआ है। वो एक जर्मनी एक इटली जो आप देख रहे हैं, इसी प्रोसेस के थ्रू हमें कहीं ना कहीं वो देखने को मिलता है बच्चों। क्लियर है? चलिए परफेक्ट। और 17 बच्चे वॉचिंग पर है, लाइक की संख्या केवल 4, लाइक की संख्या बढ़ाइए बच्चों। आगे देखिए बताया गया है राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन में भी भागीदारी रहा है। देखिए एकीकरण के लिए तो हमने देख लिया कि किस तरह से राष्ट्रवाद बेनिफिशियल होता है, कि आज का मॉडर्न इटली नाम का देश जो है, जर्मनी नाम का जो देश है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसी राष्ट्रवाद के ही लेकर के आज एक देश बन पाए हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन जो राष्ट्रवाद है बच्चों, नेशनलिज्म है, वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन के लिए भी भागीदार रहा है। 20वीं शताब्दी में यूरोप में ऑस्ट्रिया में हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य तथा इनके साथ एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच एवं पुर्तगाल साम्राज्य के बंटवारे के मूल में राष्ट्रवाद ही था। देखिए अब यहाँ पर हमें बता दिया कि किस तरह से राष्ट्रवाद डेंजर भी है, समझ रहे हैं? अब डेंजर किस तरह से बच्चों कि यहाँ पर बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन के लिए भागीदार है। कितना बड़ा बड़ा एम्पायर इसने हिला दिया है। 20वीं शताब्दी की बात बोल रहा है कि यूरोप में ऑस्ट्रिया, हंगरी और रूसी साम्राज्य, इनके साथ एशिया में, अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश एवं डच, पुर्तगाली साम्राज्य जो इतने सालों से चला रहा था, उसके बंटवारे के मूल में राष्ट्रवादी था कि भैया हमें अपना देश चाहिए, हमें नेशनलिज्म की तरफ जाना है, हमें अपना देश चाहिए भैया, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेशनलिज्म हैज बोथ यूनाइटेड एंड ब्रोकन स्टेट्स, गिव आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो देखिए नेशनलिज्म जो है ये आप कह सकते हैं कि ब्रोकन और यूनाइटेड दोनों स्टेट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, और दोनों के बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज का जो जर्मनी है, इटली है, वो फॉर्म्ड यानी बना ही था द सेम प्रोसेस ऑफ द इंटीग्रेशन एंड जो सी कंसोलिडेशन के चलते। ठीक है, इस तरह से तो यहाँ पर राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म का एक इंपॉर्टेंट रोल था। और कुछ साम्राज्य, बड़े बड़े एम्पायर्स जो हिल गए थे, वो हिले भी थे इसलिए क्योंकि यहाँ पर नेशनलिज्म आ गया था। क्लियर है बच्चों? चलिए परफेक्ट, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों यहाँ पर हमारा, कि नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से संबंधित है ये, कि नागरिकता के अर्थ को विस्तार से समझाइए। ठीक है, यानी कि जो आपका सिटीजनशिप होता है उसके बारे में हमें डिटेल्स में बताना है। तो देखिए नागरिकता भारतीय संविधान के दो भागों जो है, या भाग 2 कह लीजिए, सॉरी भाग 2 जो है, अनुच्छेद 5 से 11, 5 और 11 की बात कर रहा है। इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के जो 2 है यहाँ पर हमारे भाग, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 यानी आर्टिकल 5 to 11, उसमें ये नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है उसके बारे में बताया गया है। क्या क्या बताया गया है जी? कि नागरिकता से अभिप्राय एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता से है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। तो नागरिकता मतलब कि आपको सब चीजें सेम मिलेंगी। जैसे 2 व्यक्ति भारत के नागरिक हैं, दोनों को सेम चीजें मिलेंगी, सेम स्टेटस मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक को वरीयता दी जाएगी, यानी कि एक को गवर्नमेंट जो है आगे रिकॉग्नाइज करके बोलेगी कि हाँ ये सही है और ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी यहाँ पर समान होने वाले हैं नागरिकता के अंदर। क्लियर है बच्चों? चलिए परफेक्ट।
और देखिए बच्चों, इस वीडियो का जो हमारा लाइक का टारगेट है वो रहने वाला है बच्चों, कितने लाइक का टारगेट रहने वाला है? तो लाइक का टारगेट हम लोग रखते हैं केवल और केवल 200 लाइक्स का। 200 लाइक्स का टारगेट है ओवरऑल, मैं बता रहा हूं आपको 200 लाइक्स का टारगेट है इस वीडियो पर, उसको कंप्लीट करवा दीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है बच्चों आपके लिए इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए, और बस आधे घंटे या 40 मिनट मैक्सिमम, इतने ही बड़ा ये सेशन रहने वाला है। इसके अंदर ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं वो कवर करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो नागरिकता से संबंधित ये बात बोली जा रही है कि भैया नागरिकता में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या बातें बोली जा रही है कि राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ ही कुछ अधिकार भी दिए हैं, इसलिए हम संबंध राष्ट्र के आधार पर स्वयं को भारतीय, जापानी या फिर जर्मन कहते हैं, समझ रहे हैं। तो जो राष्ट्रीय यहाँ पर राष्ट्र के अंदर जो नागरिकता होती है उसको लेकर के ये बातें बताई जा रही हैं कि राष्ट्र में अपने सदस्यों की एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं एक सिटीजन को। जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो हमें कुछ अधिकार भी मिले हैं यहाँ पर, ठीक है, भारत के नागरिक होने के नाते, जिससे हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक भावना रहती है कि हाँ हम देश के नागरिक हैं और हमें यहाँ पर अधिकार मिला हुआ है। क्लियर है बच्चों? चलिए, परफेक्ट परफेक्ट, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या बताया गया, अधिकार लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार, मतदान या फिर आस्था की स्वतंत्रता, न्यूनतम मजदूरी या शिक्षा पाने का अधिकार शामिल है। देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें यहाँ पर वो मिलते हैं, राइट्स मिलते हैं, जिसमें से हमारा एक हो जाएगा मतदान का, आस्था का अधिकार, यानी अलग अलग तरह के हमें अधिकार यहाँ पर मिलते हैं बच्चों। ये चीज़ हमें मान करके चलना है, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप इन डिटेल एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए संघवाद के ऊपर है। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, संघवाद के अर्थ को विस्तार से समझाइए, फेडरलिज्म के बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन इन डिटेल द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। तो संघवाद की अगर हम बात कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि संघवाद का अर्थ होता है संगठित रहने के विचार से। संघवाद का क्या अर्थ होता है? संगठित रहने के विचार से दो या दो से अधिक राज्यों के एक साथ संगठित रहने को ही संघवाद कहते हैं। और भारत आप देखेंगे तो यहाँ पर भारत क्या है, संघवाद की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। और संघीय राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत अमेरिका से हुई थी। जैसे भारत आप देखेंगे तो 28 राज्यों का एक देश है, तो अमेरिका यानी यूएसए की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी आपको लगभग 50 स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे। 50 राज्यों में अमेरिका बटा हुआ है, सोचिए। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए परफेक्ट। और कुछ कुछ बातें बताई गई हैं संघवाद से संबंधित। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था समाहित होती है। इसमें एक केंद्रीय स्तर संघीय स्तर जिसे हम संघीय कहते हैं और दूसरा प्रांतीय स्तर जिसे हम राज्य कहते हैं, इसकी राजनीतिक व्यवस्था शामिल है। तो संघवाद के अंदर इस तरह से गवर्नमेंट होती है, एक तो आपका यहाँ पर सेंट्रल, ठीक है, और एक होता है आपका यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। दो तरह का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? आगे देखिए बताया गया है कि केंद्रीय या संघीय सरकार का कार्यक्षेत्र पूरा देश होता है और उनके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। संघीय सूची के विषयों पर केंद्र सरकार की ही कानून बना सकता है। तो यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं कि जो केंद्रीय होते हैं यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है वो इस तरह से इनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो पूरे देश का होता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मोदी जी है, यहाँ पर क्या है, मोदी जी है इस तरह से, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ठीक है। और वो पूरे देश को देखेंगे, ना केवल खाली गुजरात, खाली यूपी, खाली बिहार, खाली बंगाल, ऐसे किसी एक राज्य को नहीं देखेंगे, वो पूरे देश को देखेंगे क्योंकि वो सेंटर में है, सेंटर में उनकी पावर है अभी, ठीक है। ये चीज़ है। आगे देखिए यहाँ बताया गया है और जो राज्य सरकारें होती हैं वो राज्य तक सीमित रहती हैं। आगे यहाँ पर ही बोला गया था कि संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है। संघ सूची के जो विषय है, ठीक है, आपने पढ़े होंगे, तो उस पर कौन कानून बना सकता है खाली, तो वो खाली केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है। ये याद रखिएगा बच्चों, ओके। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन इन डिटेल द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड मीनिंग। अगर हम बात करें कि फेडरलिज्म का क्या मीनिंग होता है, तो फेडरलिज्म इज द आइडिया ऑफ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय टू और मोर स्टेट्स टुगेदर, ठीक है, यानी कि इसके अंदर दो या दो से अधिक राज्य शामिल कर दिया जाए तो ये फेडरलिज्म की कैटेगरी में आ जाएगा। फेडरलिज्म इज एन इंस्टीट्यूशनल सिस्टम दैट इंक्लूड्स टू टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम
वन एट द सेंट्रल लेवल, ठीक है, जिसको हम फेडरल कहते हैं, एंड द अदर एट द प्रोविजनल लेवल यानी कि स्टेट। तो इसके अंदर हमें दो तरह का पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलता है, एक सेंट्रल लेवल का और एक प्रोविजनल लेवल यानी कि स्टेट लेवल का। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बात हो रही है, ठीक है। और कुछ और बातें यहाँ पर बताई गई है, आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, आधुनिक युग में अधिकारों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आधुनिक युग की हम बात कर रहे हैं, मॉडर्न जमाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अधिकारों के प्रकार कुछ इस प्रकार से। पहला होता है प्राकृतिक अधिकार, ये जन्म के समय मिला होता है, ये अधिकार होता है, जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार होता है, ठीक है। तो जो प्राकृतिक अधिकार है उसमें सिंपल सा है भैया, हम भारत में पैदा हुए हैं, ठीक है, हमारे मम्मी पापा भारतीय हैं, तो हमें ये अधिकार मिल गया, ठीक है, जिसके अंदर जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है कि भैया हम जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ पर हम संपत्ति खरीद सकते हैं कहीं पर भी, ये हमें राइट्स मिल चुके हैं, इसकी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। और ये किस कैटेगरी में आता है बच्चों, ये प्राकृतिक अधिकारों की कैटेगरी में आता है। अगला होता है नैतिक अधिकार, ये क्या होता है जी, तो व्यक्ति की नैतिक भावनाओं से जुड़े अधिकार इसके अंदर शामिल होते हैं, जैसे माता पिता की सेवा करना सॉरी थोड़ा सा बोलते बोलते खांसी भी आ जाता है, माफी चाहूंगा, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए नैतिक अधिकारों के अंदर व्यक्ति की नैतिक भावनाओं से जुड़े अधिकार शामिल होते हैं, जैसे आपका माता पिता की सेवा करना, शिष्य व्यवहार करना, सच्चा चरित्र, आदर का भाव आदि, ये सारी चीजें इसके अंदर आप लिख सकते हैं। अगला है कानूनी अधिकार, ये क्या होता है जी, जिन्हें राज्य ने कानूनी मान्यता दे रखी है, जिन्हें किसी देश ने कानूनी मान्यता दे रखी होती है, ये कानूनी अधिकार की कैटेगरी में आते हैं बच्चों। याद रखिएगा इन चीज़ों को, एग्जाम देने जब आप बैठेंगे तो यही चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए जो अभी मैं आपको करवा रहा हूँ, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और इनमें से एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है बच्चों। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो चीज़ मैं आप करवा रहा हूँ आपको लास्ट टाइम रिविजन के टाइम पे एक एक चीज़ को बिल्कुल कंठस्थ करके याद करके जाइए, ठीक है। इनमें से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसकी बिल्कुल हाई पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये देखिए डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ राइट्स इन द मॉडर्न एरा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर नेचुरल राइट्स हो जाएगा, मोरल राइट्स हो जाएगा एंड लीगल राइट्स हो जाएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेचुरल राइट्स के अंदर क्या हो जाता है, इंक्लूड्स द राइट रिसीव एट बर्थ, जो हमें जन्म के आधार पर मिल जाता है, जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, ये हमें नेचुरल राइट के अंदर मिल जाएगा, जो कि बाय बर्थ हमें मिल जाता है। अगला होता है मोरल राइट्स, इसमें क्या होते हैं, इसके अंदर होता है हमारा फीलिंग्स एट द पर्सन सच एज सर्विंग पेरेंट्स, जो सो कि कोटियस बिहेवियर, ट्रू कैरेक्टर, इस तरह से इसके अंदर फीलिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। और थर्ड होता है लीगल राइट, जिसको कोई भी यहाँ पर स्टेट जो है रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो हमारा 200 लाइक्स का एक छोटा सा टारगेट है, ओवरऑल बता रहा हूँ इस वीडियो पर पूरा हमें लाइक कंप्लीट करना है, केवल 200 लाइक, 200 लाइक्स का टारगेट है, इसको कंप्लीट करवा दीजिएगा। इससे जो हमारा मोटिवेशन है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, निवारक नजरबंदी का वर्णन कीजिए। निवारक नजरबंदी क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए भैया निवारक नजरबंदी होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं निवारक नजरबंदी के बारे में कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो उसे यहाँ पर बंदी बना सकता है वो, ठीक है। सरकार जो है बंदी बना सकती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति इस घर में रह रहा है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये घर में रह रहा है और सरकार को लगता है कि भैया ये जो व्यक्ति है ये देश के लिए खतरा है जो इस घर में रह रहा है, तो उसको निवारक नजरबंदी के तहत बंदी बनाया जा सकता है। उसको बोला जा सकता है भैया तू हमारे देश के लिए है खतरा, ऐसा हमें हो गया शक, हमारी इंटेलिजेंस ने बोल दिया है कि तू क्या है, तू भैया यहाँ पर है खतरा। इस तरह से एक व्यक्ति का चित्र बना लेता हूँ और ये जो है देश के लिए खतरा है, तो इसको क्या किया जाएगा, यहाँ पर बंदी बना लिया जाएगा, ठीक है। ये निवारक नजरबंदी होता है। अब यहाँ पर समझिए इसकी अवधि अधिकतम 3 महीने के लिए होती है। उसके बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं ये, ठीक है। इसकी जो अवधि होती है, ड्यूरेशन होता है, ये 3 महीने तक का होता है। 3 महीने तक इसको बंदी बनाया जा सकता है निवारक नजरबंदी के तहत, और उसके बाद यहाँ पर इसे सलाहकार बोर्ड के सामने लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर डिसाइड होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्क्राइब जो सो कि प्रिवेंटेटिव डिटेंशन एंड आंसर आपको इस तरह से लिखना है, इफ द गवर्नमेंट फील्स दैट अ पर्सन कैन बिकम अ थ्रेट टू द लॉ एंड ऑर्डर और पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री देन इट कैन बी डिटेन हिम, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको डिटेन कर सकती है। इसका ड्यूरेशन की बात करें तो मैक्सिमम फॉर 3 मंथ्स, देयर आफ्टर सच केसेस आर ब्राउट बिफोर एन एडवाइजरी बोर्ड फॉर रिव्यू, ठीक है। तो ये आगे जाना पड़ता है 3 महीने के बाद यहाँ पर एडवाइजरी बोर्ड के पास,
क्लियर है बच्चों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं खंड सी। अब खंड सी वगैरह छोड़िए, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण कब और कैसे हुआ? तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था यहाँ पर कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में, ठीक है। इसमें समझिए पूरा डिटेल में यहाँ पर ये बता रखा है, तो इसको हम डिटेल में समझते हुए चलेंगे, ठीक है। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी की सरकार बनी। जैसे अभी दिल्ली में आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार गई और बीजेपी की सरकार आ गई। तो उसी तरह से जुलाई 1945 जुलाई 1945 की बात कर रहा है, इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी की सरकार बनी। तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुल गया कि भैया अब भारतीय संविधान सभा बनाया जाना है। क्योंकि ये एक चीज याद रखिएगा, ये बात हो रही है 1945 की। उस टाइम पे हम लोग गुलाम थे, लेकिन हमें आइडिया लग गया था कि हमें अब आज़ादी मिल जाएगी। तो जब नई लेबर पार्टी की सरकार बन गई तो हमें आइडिया लग गया कि भैया आगे चल के हमें आज़ादी मिल जाएगी, जो कि 1947 में हमें आज़ादी मिल भी गई, 15 अगस्त 1947 की को। तो ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा मार्ग खुल गया क्या बनाने का, संविधान सभा बनाने का। संविधान सभा क्या होता है, उसके अंदर संविधान का निर्माण किया गया, ठीक है। ये संविधान सभा है हमारा। आगे देखिए, वॉइस रॉय लॉर्ड वेवल ने इसकी पुष्टि की कि हाँ भैया कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है बच्चों। आगे देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में पूर्ण स्वराज के उद्देश्य से 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा गया, जिसने अपनी रिपोर्ट में यहाँ पर संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी कि हाँ भैया यहाँ पर ये होगा कि संविधान सभा बनाया जाएगा, इतने इतने मेंबर्स इसके अंदर आएंगे। इसके आगे देखिए बताया गया है कि सदस्य वर्गीकरण 292 ब्रिटिश सरकार, ठीक है, इसके पक्ष शासक प्रांतों ने 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर के 4 प्रांतों से तथा 93 प्रतिनिधि भारत के रियासतों से लिए जाने थे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सदस्यों का वर्गीकरण किस तरह से होना है। सीटों का वर्गीकरण की बात करें, जो यहाँ पर सीटें होंगी, तो ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनकी यहाँ पर स्थान दिए गए हैं। 10 लाख लोगों पर एक सीट होगी। कितने लाख लोगों पर एक सीट होगी बच्चों? 10 लाख लोगों पर। उस टाइम के हिसाब से बातें बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने संविधान सभा की, ठीक है। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय, मुस्लिम, सिख एवं सामान्य में उनकी जनसंख्या जो है उनके आधार पर हम लोग इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है और यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हेन एंड हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्म। तो ये 1946 की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। 200 लाइक्स का टारगेट है बच्चों, इसको कंप्लीट करवा दीजिए। बहुत मेहनत करते हैं बच्चों आपके लिए, इतनी मेहनत के लिए लाइक तो बनता ही है। जितना जरा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना जरा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे कि संविधान सभा के गठन में कमियां निम्नलिखित है। संविधान सभा का जो गठन हुआ उसमें क्या कमियां रही, ठीक है। कमियों के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो देखिए कई सारी कमियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं बच्चों। उनमें से आप लिखेंगे अत्यधिक दबाव। देखिए भारतीय संविधान सभा के सदस्यों पर सरकार, जनता तथा आजादी की चिंताओं को लेकर के अत्यधिक दबाव था। अब भैया संविधान सभा तो बन गया एक तरह से, है ना, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब सोचिए आप अपने आप को उस टाइम के हिसाब से लेकर के जाइए। अभी ताजा हमारा देश आजाद होना है 1947 में, ठीक है। और 1947 में अब फिर उसके बाद यहाँ पर बोला जाए कि संविधान सभा पूरा बन चुका है, अब यहाँ पर बनाना शुरू कर दीजिए संविधान। तो कितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा। आज़ादी जो हुआ हमारा, ठीक है, सरकार का प्रेशर, जनता का प्रेशर, क्योंकि अभी भी देश आज़ाद हो गया है। मैं उस टाइम के हिसाब से आपको बता रहा हूँ एक बात है कि देशवा आज़ाद हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन हमारे देश को चलाने के लिए संविधान था ही नहीं, हम अंग्रेजों के कानून के हिसाब से चल रहे थे। अब संविधान बनाने का जो प्रेशर था वो बहुत बड़ा था, क्योंकि इतनी आबादी थी हमारी, है कि नहीं। और इतनी आबादी के लिए हर किसी को फायदा हो ऐसा संविधान बनाना बड़ा मुश्किल था, समझ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था ऐसा करना। लेकिन फिर भी हमारे जो देश के प्रमुख नेता थे उन्होंने ऐसा कर दिखाया। और आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। उस टाइम पे यूएसए, ठीक है, और अदर जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, वो पता क्या बोलती थी? वो बोलती थी कि भारत आज़ाद हो गया और भारत जो है एक देश रह पाएगा, यहाँ लोकतंत्र स्थापित होगा, यहाँ के लोग संविधान बना लेंगे।
हम मानिए नहीं सकते, हम कभी भी नहीं मानेंगे कि भारत के लोग अपना संविधान बना लेंगे, भारत के लोगों यहाँ पर अपना ये कर लेंगे कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर लेंगे, लोकतंत्र स्थापित कर लेंगे, ठीक है। तो यार हम लोगों को उस टाइम पे सुन के बड़ा बुरा लगता था कि यार हम लोग का देश आज़ाद हो गया है और फिर भी ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि हम लोग कभी ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हमारे यहाँ के नेताओं ने ना ज़्यादा कुछ बोला नहीं, वो कहते हैं ना कि जो ज़्यादा बोलते हैं, जो ज़्यादा गरजते हैं, वो कभी कोई चीज़ कर नहीं पाते। तो हमारे यहाँ के नेताओं ने बातों से जवाब नहीं दिया, अपने काम से जवाब दिया। कड़े संघर्ष और इस तरह से करके हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई, हमारा संविधान बन गया। और जब ये सारी चीज़ें हो गई तो यूएसए हो गया और अदर वेस्टर्न कंट्रीज के जो हो गए, उनका मुंह बन गया एकदम। वो बोले अरे भैया ये देखिए, हम तो मान रहे थे कि देश में बन गया है, भारत देश आजाद कर दिए हैं और ये सब तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। ये देखो अपना संविधानों बना लिया, ठीक है। संविधान बनाने के बाद अपना ये देश चला रहे हैं मस्त तरीके से। इस देश में डेमोक्रेसी आ गई, इतना अनपढ़ लोग हैं इस देश में, फिर भी देखो अरे भैया ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो हमारा बेइज्जती हो गया रे, हम तो खामखा यहाँ के लोगों से पंगा ले लिए। और हमारे उस टाइम पे जो नेता थे वो भी एकदम कट्टर थे। वो बोलते थे भैया यहाँ पे तुम मजाक उड़ाओ लेकिन हम इसका जवाब दे के रहेंगे अपने काम से, और काम से जवाब दिया जाता था उस टाइम पे, ठीक है। ये चीजें हैं बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, एक तो दबाव था संविधान सभा के ऊपर, ठीक है, ये कमियों के अंदर आप लिखेंगे। अगला होता है हमारा, जो आप लिख सकते हैं इसी क्वेश्चन के आंसर के अंदर, कि प्रभु सत्ता की कमी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सीधे भारत की जनता द्वारा नहीं किया गया। 1935 के प्रांतीय चुनाव के चयनित लोगों द्वारा चुने गए ये, ठीक है। 1935 में प्रांतीय स्तर पर चुनाव हुए थे, वहां पर कुछ लोगों को इलेक्ट किया गया था और उसके द्वारा यहाँ पर संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था, ठीक है। तो भारत की जनता ने इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना। तो ये कमियों के अंदर लिख सकते हैं, जिसके कारण कई सारे लोग इसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि यार तुमने पता नहीं कैसे लोगों को चुन लिया, वो यहाँ पर संविधान सभा के सदस्य बन गए, हमें तो अपने लोगों को भेजने दो। तो ये कमियां हैं बच्चों। अगला, कांग्रेस का वर्चस्व। जो कांग्रेस आज अपने अस्तित्व को लेकर के स्ट्रगल कर रही है, वो कांग्रेस का वर्चस्व था उस टाइम पे, दबदबा था। वो बोलते हैं ना, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बने रहेगा, समझ रहे हैं। तो दबदबा बना रहेगा या दबदबा है, इसका तो नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन उस टाइम पे वाकई में कांग्रेस पार्टी का दबदबा था। विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस को 82% सीटें प्राप्त थी। सोचिए 82%, अगर 100 सीटें हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, तो उसमें से 82% केवल और केवल कांग्रेस का था। कितनी बड़ी बात हो रही है, समझ रहे हैं आप। आगे देखिए, प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण। देशी रियासतों को संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया, ठीक है। ये एक गलत चीज था, ठीक है। ये कमियों के अंदर लिख सकते हैं आप। अगला है धार्मिक विभिन्नता। सभी धर्मों के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों के मात्र 28 सदस्य थे। सोचिए, अनुसूचित सभी धर्मों के तो इस तरह से लोग थे, लेकिन जो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं उसमें केवल और केवल कितने सदस्य थे? 28 सदस्य थे। तो ये भी आप कमियों के अंदर लिख सकते हैं कि अरे भैया यहाँ केवल 28 सदस्य है, समझ रहे हैं। चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। और यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि फॉलोइंग आर द शॉर्टकम्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से रहेगा आपका आंसर। आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, जैसे कि एक्सेसिव प्रेशर था इनके ऊपर, मेंबर्स के ऊपर, लैक ऑफ जैसे कि सॉवरेनिटी था, ठीक है। एंड आफ्टर द पार्टीशन द कांग्रेस हैड 82% सीट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये देखने को मिला। और भी एक दो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अब एक बार ना हम एक कार्टून डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। परफेक्ट। मॉर्निंग के टाइम पे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है। खैर, कल यहाँ लाइव ले रहा था मैं मॉर्निंग में, और कल क्या हुआ कि भूकंप आ गया। चलिए आगे चलते हैं, और हम ना मैप डिस्कस करेंगे अपना, और एक कार्टून डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये वाला कार्टून देखिए बच्चों। इस कार्टून को देखेंगे तो इस कार्टून के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जैसे जज साहब नहीं बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मेरे अदालत में कोई भी यहाँ पर आवाज़ नहीं उठाएगा इस तरह से, चुप हो जाओ, यहाँ बोलने का अधिकार सिर्फ वकील और मेरे पास है, और तुम सिर्फ सुनने के लिए आए हो ऑडियंस। तो उस तरह से यहाँ पर ऑर्डर ऑर्डर करते हुए ये हथौड़ा टाइप का दिखा रखा है। यहाँ पर हड़ताल दिखा रखा है, लेकिन हड़ताल पर ताला लगा हुआ है, और हड़ताल जो है ये लेटर बॉक्स के फॉर्म में इस तरह से दिखा रखा है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, डाक हड़ताल कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। इस तरह से यहाँ पर ये कार्टून है आपका, ठीक है। आप देखिए इसके आधार पर क्या क्वेश्चन हमसे बन जाता है, जो पूछेगा कि उपरोक्त चित्र में न्यायालय ने किस विषय पर यहाँ पर फैसला सुनाया। तो सिंपल सी बात है, ये न्यायपालिका ने बंद और हड़ताल को अपने फैसले में अवैध करार दिया कि भैया ये जो बंद कर रखे हो तुम कि हाँ ये चक्का बंद रहेगा इस तरह से, तो ये अवैध है, सही नहीं है, ये समझ रहे हैं आप।
आगे देखिए, उपरोक्त चित्र में न्यायपालिका किस विषय पर हस्तक्षेप कर रही है? तो डाक हड़ताल के ऊपर। किसके ऊपर हस्तक्षेप कर रही है बच्चों? डाक हड़ताल के ऊपर। नेक्स्ट, न्यायपालिका के हस्तक्षेप से क्या लागू हुआ? तो जनता को सुविधा। ठीक है, आगे देखिए, हस्तक्षेप करते हुए न्यायपालिका ने क्या निर्णय दिया? तो सार्वजनिक हित से संबंधित विभागों को हड़ताल नहीं करना चाहिए। सेम यही इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर इस तरह से आपको लिखते हुए चलना है। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा बच्चों, और उससे पहले एक बार मैप वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह राज्य जिसका गठन 1960 में हुआ, तो वो राज्य कौन सा है बच्चों? वो हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मैप मैंने आपको करवा दिया है, बाकी इसको छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं। कुछ और जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको, जो कि मुझे लगेगा कि हाँ, ये करवा देना चाहिए। राजनीतिक अधिकार वगैरह मैंने करवा दिया है, नेल्सन मंडेला वाला करवा दिया है, ये भी करवा दिया मैंने आपको। लोकसभा की शक्तियों की बात करें, चलिए लोकसभा की शक्तियों के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक रहता है आपका, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। तो इंग्लिश वर्जन भी खोल लेता हूँ इसका, जस्ट सेकंड, ये रहा। तो देखिए, लोकसभा की शक्तियों के बारे में बताना है कि लोकसभा जो होता है, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं यहाँ पर लोकसभा को, तो यहाँ लोकसभा ही लिखा हुआ है। बताइए अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कौन सा बच्चा बताएगा? है कोई नौजवान? लोकसभा इन इंग्लिश। पार्लियामेंट। ठीक है, है कोई नौजवान? हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। लोकसभा की शक्तियों को बताना है, हमें वर्णन करना है। तो लोकसभा की शक्तियां जो कि इस प्रकार से है, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। जो भी हमारे संविधान में संघ सूची है और यहाँ पर समवर्ती सूची है, इसके विषय पर अगर कानून बनाने की बात आती है तो कौन बनाता है? लोकसभा बनाता है बच्चों। ठीक है, अगला, धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करना। ठीक है, जो पैसे से संबंधित चीज़ें होती हैं और जो सामान्य मतलब सामान्य जन से संबंधित चीज़ें होती हैं, उनको प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर कोई कानून हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई प्रस्ताव हो सकता है, और उसको पारित किया जाता है। ठीक है, संवैधानिक संशोधन को पारित करना, कि भैया संविधान में कोई संशोधन करना है तो उसको यहाँ पर पारित किया जाता है। कहाँ पर? लोकसभा के अंदर, हाउस ऑफ, इस तरह से करके होता है आपका ये, जिसे हम हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। ठीक है, ये भारत का यहाँ पर संसद का निचला सदन होता है, ध्यान रखिएगा। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देना, अगर देश के अंदर आपातकाल लगाना है, इमरजेंसी घोषित करना है, तो उसको एक्सेप्ट करके स्वीकृति कौन प्रदान करेगा? वो यही करेंगे। क्लियर है बच्चों? लोकसभा ही बोलते हैं, लोकसभा ही बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जो कि एक निचला सदन होता है, जो पार्लियामेंट के नीचे आता है। चलिए, और कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देना। ठीक है, बजट वगैरह पेश करना, बजट के अंदर सारी चीज़ें करना, वो इन्हीं का काम होता है। प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करने के काम इनका होता है। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती हैं ये, और उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती हैं ये। समिति और आयोग का गठन करती हैं और उनके प्रतिवेदनों पर विचार करती हैं ये। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ लोकसभा, एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, तो बस बच्चों, इस लाइव क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और जितना मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना था मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चन बताए। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे कंटेंट अपलोड करके दे दिए हैं, 10 सैम्पल पेपर करवा दिए मैंने आपको। ठीक है, 10 सैम्पल पेपर के अलावा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं, एक अलग वन शॉट वाली वीडियो में, मैप वाली वीडियो करवा दी है मैंने आपको, कार्टून वाली वीडियो करवा दी है। तो ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, ऑल द बेस्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट आज के एग्ज़ाम के लिए, और जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम होने वाला है उनको एडवांस में ऑल द बेस्ट। ठीक है, आप सभी अच्छे से पेपर करना, और मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके जो आज आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है और जो कल आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित। ठीक है बच्चों, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम, और मिलता हूँ मैं आपसे आंसर की वाली वीडियो में। अच्छा, एक चीज़ और सारे बच्चे 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, 1 मिनट और रुकिएगा बस बच्चों। एक चीज़ मैं आपसे बोलना भूल गया, वो चीज़ मुझे अभी याद आ गया जस्ट रैंडमली, और वो चीज़ है बच्चों, अपने पेपर को कृपया करके मुझे भेज दीजिएगा इंस्टाग्राम पे। ठीक है, या मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।
मैं आपको ना एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, ये बेस्ट रहेगा, तो इस पर आप मुझे व्हाट्सअप पे भेज सकते हैं। ये रहा बच्चों, ये आप देख सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है जो सैंपल पेपर को सेल को लेकर के जो बिजनेस व्हाट्सअप नंबर है ना, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे अपना पेपर कृपया करके भेज दीजिएगा, अगर आपको सॉल्यूशन सबसे पहले चाहिए तो। ठीक है, ये 2 व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर जो पहला वाला व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, और मुझे बताएंगे कि कौन सा बच्चा भेज देगा मुझे। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर व्हाट्सएप पे कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे कोई दिक्कत होगा नहीं, आप वहाँ कांटेक्ट करिएगा, हमारी टीम जो है वो पीडीएफ रिसीव कर लेगी। ठीक है, बाकी ये मेरी इंस्टा आईडी है जय झा 07, यहाँ पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ईमानदारी से बता दीजिए कि कौन सा बच्चा मुझे भेज देगा। ऑल द बेस्ट, बेस्ट 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 फॉर योर एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा बच्चा मुझे पीडीएफ भेज देगा बना करके अच्छे से, एकदम क्वेश्चन पेपर जो आज का आएगा उसका अच्छे से पीडीएफ बना करके, कौन सा बच्चा मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकता है। ये वाला व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताया, इस पर भेजना है, जो हमारी बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है, टीम का व्हाट्सएप नंबर है। मैं भेज दूंगी सर। सारा आर्थ, ठीक है, सारा बोल रहे हैं ये भेज देंगी। और कोई है? मैं हूँ सर, लड्डू लड्डू गोपाल, आप भेज दोगे? ठीक है, लड्डू गोपाल, कम से कम 10 बच्चे बोलिए कि हाँ मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा, तो मतलब उसमें से अगर 2-3 बच्चे थोड़ा लेट भी हो जाते हैं तो 5 बच्चे तो एटलीस्ट जल्दी से जल्दी भेज पाएँ, है कि नहीं? देखिए इतना हमने आपके लिए मेहनत किया है, तो आप हमें क्वेश्चन पेपर तो भेज ही सकते हैं, जिससे आप ही का भला होना है, उससे हम आपको सोल्यूशन बना के देंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर सोल्यूशन लाइए, तो हम सबसे पहले आपको सोल्यूशन बताएंगे। अच्छे से उसका पीडीएफ बना करके आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ओके बच्चों, एंड करते हैं इस लाइव को। मिलता हूं आपसे अब सॉल्यूशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।